नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से, यानी टीएमसी, सीधा कहें तो टीएमसी की तरफ से याचिका लगी थी और ईडी भी हाई कोर्ट गई थी। आज सुनवाई थी। इस सुनवाई में तमाम हेडलाइंस आप देखेंगे तो हेडलाइंस में आपको ये दिखेगा लिखा हुआ कि हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज की। लेकिन ईडी की जब दलील आप सुनेंगे तो सच्चाई कुछ और नजर आएगी। ईडी ने कहा, माय लॉर्ड आप मत सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हम लेके जा चुके हैं। कई सारे सवाल हैं, जुडिशरी में भी सवाल नहीं हो रहे हैं। डेमोक्रेसी सवालों पर ही टिकी होती है और सवाल बंद हैं। जब आप हाई कोर्ट आए और हाई कोर्ट में कोई हियरिंग नहीं हुई, उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो क्या हाई कोर्ट में आप मकर संक्रांति पर दही चूड़ा खाने आए थे? भाई सवाल एक सीधा सवाल। मैं एक कानून का कोई जानकार नहीं हूं, न एक्सपर्ट हूं, न वकील हूं। जज साहब लोग के तो आसपास कहीं नहीं टिकने वाला एक सामान्य बुद्धि का इंसान। मैं गया हेमंत जी के पास कि हेमंत भाई मेरी एक फरियाद है, सुन लो। हेमंत भाई ने कहा कि ठीक है, परसों मिलते हैं, सुनते हैं। और कोई अर्जेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे कल सिंगापुर जाना है। और मैं फिर वहां से आया हेमंत भाई के पास, उनसे ये भी नहीं कहा कि नहीं जो है हम अब आपके पास नहीं सुनेंगे, फरियाद मत सुनो मेरी, जा रहा हूं, ऐसा भी नहीं। हम फिर चले गए, किसी अगले के पास पहुंच गए, हेमंत जी के कोई और भाई उनसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति के पास। कहे अब तुम सुन लो भाई। उसने भी ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट मतलब हेमंत जी से पहले सुना, उसने हेमंत जी के एक दिन बाद की डेट दी। अब हम फिर हेमंत जी के पास गए, कहे अब मत सुनना, अब हम आपसे ताकतवर आदमी के पास आ गए हैं। तो हम क्यों गए थे? अगर हेमंत जी को तो चाहिए कि मुझे उसी समय दुत्कार के दे भगा, कि आए क्यों थे जब हमारे पास एक आध दलील हम नहीं सुनते, हमारे सुनने में, हमारी सुनवाई में कुछ कमी होती तो अपील आप करते, आपके खिलाफ फैसला जाता, तब आप अपील करते, तब आप अपील करते। आप हमारे पास आए और बगैर किसी हियरिंग के आप ऊपर चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। यही चीज वहां पे दलील दी और फाइनली इन दलीलों के पीछे और अपनी नाकामी बताते हुए कि हम आईपैक के दफ्तर में जो रेड किए, वहां पर हम कुछ भी नहीं लेके आए साहब, कुछ नहीं लेके आए, हम खाली हाथ आए। खाली हाथ आए हैं। कई घंटे हम दफ्तर में रहे, ममता बनर्जी के जाने के भी बाद हम दफ्तर में मौजूद रहे, लेकिन हम कुछ भी लेके नहीं आए। हम पूरे लाव लश्कर के साथ गए थे, लेकिन अकेले ममता बनर्जी आई और सब छीन छान के लेके चली गई, हम कुछ नहीं लेके आए। अब हमको आप कोलकाता से विदा कीजिए, हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसे विशुद्ध भागना कहते हैं कि कोलकाता में मामला ठीक जमेगा नहीं, कोलकाता से भागो। तो मोदी की ईडी कोलकाता से भागी और इसी छोटी सी सुनवाई के दरमियान, घंटा भर के आसपास जो भी है ड्यूरेशन पूरा हेमंत जी ने देखा उसको, हियरिंग को, ममता बनर्जी के वकील ने ईडी की जमकर क्लास लगाई। लेकिन इन सब के बीच इससे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है कि अगले 24 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में असली खेला होने वाला है। ममता बनर्जी पर मुझे लगता है उनके राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं ममता बनर्जी ने, तब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लड़ी है उन्होंने लड़ाइयां। जो चोट उनके शरीर पर दिखा, प्लास्टर चढ़ा, सर फूटा, वो ऊपरी चोट थे जो दिखे। जो चोट अब देने की कोशिश है वो भीतरी चोट, जो कोई देख ना पावे, जश्न में और ढोल नगाड़ों में वो जख्म गुम जाए, छिप जाए, वो जख्म देने की तैयारी है। क्या ममता बनर्जी पर एफआईआर होगी? ममता बनर्जी पर एफआईआर होगी तो क्या
बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होगी। ममता बनर्जी उस पार्टी की इकलौती चेहरा है, फेस। वही प्रचारक, वही स्टार प्रचारक, वही आला कमान, वही सर्वे सर्वा, वही मुख्यमंत्री और वही मुख्यमंत्री फेस। क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? बहुत सारे सवाल। गिरफ्तारी के बाद सामान्य जो परसेप्शन है, वो परसेप्शन ये होता है कि जो है एक जनता के बीच में एक सहानुभूति की लहर होगी। लेकिन ये परसेप्शन अब बहुत दूर जा चुके हैं। आपने देखा केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह सब अंदर थे और दिल्ली में एक के बाद एक लोकसभा से विधानसभा तक सुपड़ा साफ होता चला गया। वो वक्त गुजर चुका है। मैं आपको खबरों की हेडलाइन दिखा दूं, फिर पूरी डिटेल हियरिंग की समझेंगे। आईपैक रेड, हाई कोर्ट में ईडी और टीएमसी के वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक। दोनों पक्षों ने क्या दी दलीलें? आगे बढ़िए। आईपैक रेड, कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज की। ईडी बोली हमने कुछ जब्त नहीं किया, ममता ही गैर कानूनी तरीके से फाइलें ले गईं। आगे, Kolkata High Court disposes of TMC plea after ED says it hasn't seized anything from IPAC office. आगे, ईडी रेड, कोलकाता हाई कोर्ट हियरिंग लाइव। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मानी ईडी की बात। ममता बनर्जी की याचिका पर अब नहीं होगी सुनवाई। अब चलते हैं हेमंत भाई के पास। एक और है, ये देख लीजिए, कल वाले जो हमने कहा 24 घंटे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट टू हियर ईडीज प्ले अगेंस्ट ममता बनर्जी ओवर आईपैक रेड टुमारो। कल सुनवाई होगी। और आपको एक खुशखबरी भी दे दूं, बाकी अभी आगे चर्चा में और खुशखबरी बताएंगे हेमंत भाई। ये इस मामले की सुनवाई, जो खबर अभी बताई हेमंत जी ने, तो मैं बता दूं इस मामले की सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट से तमाम लोगों की वरिष्ठता को जंप करते हुए, छलांग मारते हुए, और कोलेजियम में जस्टिस नागरत्ना की आपत्ति के बाद जो सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, मतलब सोचिए कितने झंझावातों को पार करके आए हैं। पंचोली, जस्टिस पंचोली, गुजरात वाले जस्टिस पंचोली, राहुल गांधी को 2 साल की सजा वाले जस्टिस पंचोली, बहुत सारे जगहों पर नाम है। जस्टिस पंचोली इसकी सुनवाई करेंगे कि ममता बनर्जी के साथ क्या किया जाए, ईडी क्या चाहती है और क्या होना चाहिए। हेमंत भाई, आज की हियरिंग में क्या रहा और कल क्या उम्मीद है, दोनों बता दीजिए, एक के सवाल में पूछ लिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी, और सभी दर्शक साथियों को, अपनी पूरी टीम को मकर संक्रांति, पोंगल, सुग्गी हब्बा, मग्गी माघी, भोगली बिहू, खिचड़ी, पौष पर्व, उत्तरायण, सबकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, दिशा तो चल पड़ी है जिसकी हमने कल्पना की थी 8 तारीख के शाम के शो में, अगर आपको याद हो तो, कि ममता बनर्जी ने जो किया है उसके बाद ईडी फुल थ्रॉटल में अब खेल करने वाली है। हाईकोर्ट में तो वो उस दिन चली गई थी, खुद ही गई थी ईडी पहले, उसके बाद तृणमूल गई थी, और अगले ही दिन ईडी दिल्ली पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज जबरदस्त बहस हुई। देखिए, ये पूरा मामला क्या था आज का, कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब वो थे वहां पर, पूरे आक्रामक, जबरदस्त आक्रामक। इतना आक्रामक वकील आपने देखा नहीं होगा कभी कृष्ण हिल कोर्ट के अंदर, जितने आक्रामक वो आज थे, लगातार 1.25 घंटे तक। उनका पहला वाक्य ये था कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की है, उसमें भी हमारी यही प्लीज है, यही डिमांड्स है, इसलिए इस पे आज सुनवाई ना की जाए, हियरिंग एडजर्न कर दी जाए। ठीक, तृणमूल का ये कहना था कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए, हमारी जो कंसल्टेंसी फर्म है उनका सारे डॉक्यूमेंट्स ये उठा ले गए हैं, और उसको ये मिसयूज ना करें, क्योंकि आपको पता है सिलेक्टिव लीकेज करते हैं और करते हैं, बदनाम करते हैं प्रोमिनेंट मीडिया के थ्रू। तो इस पे 1.25 घंटे तक जबरदस्त बहस हुई, जबरदस्त। एक बार तो ये भी आया कि कोर्ट को धमका रहा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये भी बातचीत के दौरान आया कि आप कोर्ट को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, सरेआम कहा गया। उसके बाद बेसिकली 1.25 घंटे की गर्मा गर्म बहस के बाद आशीष भाई, ये हुआ कि जो अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे राजू साहब, उन्होंने कहा कि जो भी ईडी ने रेड की थी, जो भी कागजात थे, दस्तावेज थे,
उनको तो ममता बनर्जी छीन लेगी और हमने कुछ वहां से बरामद नहीं किया है। ठीक, तो तृणमूल के वकील ने इमीडिएटली कहा कि साहब इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए कि ईडी कुछ नहीं लेके गई। आप समझ रहे हैं खेल को, कि कल को ईडी इसके बेसिस पे आईपैक या तृणमूल के ऊपर कुछ चलाना चाहे तो वो कोर्ट की आइज में स्टैंड नहीं करे, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर आपने लिखित में दिया है, पंचनामे में जज ने भी जिक्र किया उस बात का कि पंचनामे में लिखा हुआ है ये कि ईडी कुछ लेके नहीं गई। जब लेके नहीं गई तो केस क्या चलाएंगे आईपैक पे या वहां से मिले दस्तावेजों के आधार पर जो भी। तो टू दैट एक्सटेंट उन्होंने जब बार बार ये चीज हुई तो अदालत ने ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हुए कि ईडी कुछ नहीं लेके गई है, एसवी राजू ने ये कंफर्म किया है, उस केस को एडजर्न कर दिया जब तक सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग नहीं हो जाती। ऑब्वियस सी बात है, जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो उसको लोअर कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट या नीचे कोर्ट सुन नहीं सकती है, तो वो तो होना ही था। लेकिन ये बड़ी चीज है कि ईडी का ये लिख करके देना कि जो कुछ था ममता बनर्जी छीन के चली गई, हमारे पास इस केस में कुछ नहीं है, वहां से छापे के दौरान। एक पक्ष ये था, काफी जबरदस्त बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई, सारी चीजें हुई, और धमकाने की बात है अदालत को, कोर्ट के ऊपर वो करने की हुई, सारी चीजें हुई। अब असली खेल है कल का। जैसा मैंने कहा था कि ये ममता बनर्जी के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। आपने कहा क्या होगा, मैं और आप कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम तो केवल बेंच देख करके, जैसे आजकल के चेहरा देख करके फैसले होते हैं ना कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल, आई विल शो यू द कॉन्स्टिट्यूशन। बेंच देख करके मैं एक बात कह सकता हूं कि ममता बनर्जी के लिए कल का दिन भारी होने वाला है। बेंच नंबर 17 है ये, ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन कौन है जज, इसमें जस्टिस पीके मिश्रा है और जैसा आपने कहा विपुल पंचौली। ठीक, उनके पास ये केस है और केस में ईडी की सीधी सीधी मांग है कि ममता बनर्जी के ऊपर इस मामले में जो उन्होंने रेड को डिसरप्ट किया, सरकारी काम में बाधा डाली, उनके खिलाफ सीबीआई की एफआईआर दर्ज की जाए। सीबीआई के, कलकत्ता पुलिस तो ऑब्वियसली इसी बात, क्योंकि कोलकाता की वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, ईडी केवल पीएमएलए की जांच करती है तो कौन जांच करेगा, सीबीआई। और सीबीआई की जांच ये मान करके चलिए कि इसमें कोई धोखा मत मानिएगा, कल बेंच देखने के बाद मैं कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और उसके अलावा क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा उसकी सहज कल्पना कीजिए, केवल कल्पना कीजिए, सारी चीजें कहने की नहीं। किस तरह का जंगल राज क्या है, संवैधानिक दायित्व किस किस के क्या क्या होते हैं, फलाना, वो सब चीज सुनेंगे आप अच्छे से। राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए तैयार रहिएगा। और आमतौर पे ये होता है कि वर्बल डायरी के बाद एक्शन के नाम पे कुछ नहीं मिलता, तो कल तय मान के चलिएगा एक्शन भी आपको कंक्रीट दिखाई देगा। फिर आपने याद दिलाई किस तरीके से अपने दिल्ली में केजरीवाल, वहां पर हेमंत सोरेन सर्विंग चीफ मिनिस्टर जैसे अंदर किए गए और किए गए। सेम सिचुएशन है यहां पर, दिल्ली में केजरीवाल वन मैन पार्टी था, अंदर कर दिया बतौर चीफ मिनिस्टर, उधर वो ईडी ने किए थे दोनों काम। इस केस के अंदर ममता बनर्जी है। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ, जिसकी मुझे 99.9% संभावना लगती है कि एफआईआर सीबीआई की ऑर्डर की जाएगी, ठीक, सरकारी काम 332 53 जो भी धाराएं और वो सब चीजें, और प्लस जो वो राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, जंगल राज किस तरीके से है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का है, क्योंकि इन्होंने तो ये भी कहा है ना कि डीजीपी और पुलिस कमिश्नर की मदद से वहां की आ रही है। तो पूरी की पूरी बंगाल सरकार पे कल सीवियर कई तरीके की बातें वर्बल उसमें सुनाई देंगे आपको, कुछ चीजें फाइल पे भी दिख सकती है, ऑर्डर में भी दिख सकती है। तो ममता बनर्जी के लिए कल का दिन बहुत भारी होने वाला है। किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, हाँ एक चीज जरूर है, अगर सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ऑर्डर करते हैं, तो आप वाली बात में इससे मैं 100% सहमत हूं कि इनको अब मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने में ज्यादा गुरेज नहीं है। हाँ हाँ ठीक, लेकिन एक अंतर है आशीष भाई, वो हमेशा ध्यान में रखिएगा, वहां पर केस था मनी लॉन्ड्रिंग का दोनों जगह पे, यहां पर केस उतना गंभीर नहीं है। यहां पर हो सकता है क्योंकि सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, हो सकता है एफआईआर तो दर्ज करा दो आप बड़ी से बड़ी धारा में, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है ना, तो हो सकता है इसमें उनको जमानत जल्दी मिल जाए, कई महीने जेल का सवाल नहीं, हफ्ता 10 दिन की बात है अगर उनको अंदर किया जाता। एक सप्लीमेंट्री, जब इतना सब कुछ आप अभी कह रहे हो कि क्या कल हो सकता है, ये मैं सवाल क्या है, मैं आपकी बात पे सहमति 100% नहीं 200% सहमति के साथ ये सवाल जोड़ रहा हूँ। जब सब कुछ इतना प्रिडिक्टेबल हो चला है इस देश में, तो फिर जमानत हो जाएगी, ये प्रिडिक्ट करना हमारे लिए गलत है, मुश्किल है। नहीं 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 आशीष भाई, कुछ धाराएं पीएमएलए में क्या है ना, पीएमएलए आपको ऐसी वो, इसमें जो धाराएं बनती है ना इसमें ममता बनर्जी के खिलाफ, महीना 20 दिन ज्यादा मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ, अभी मुझे लग रहा है मेरा सप्लीमेंट्री क्लियर नहीं हो पा रहा है।
अगर एफआईआर होती है मुख्यमंत्री पर एफआईआर और ये टिप्पणी होती है कि संवैधानिक व्यवस्था फेल हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के साथ ही जमानत होगी, कब होगी छोड़िए, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्या नहीं आ सकता है? फिर आप ले लो जमानत, फिर जमानत ले लो, फिर तो जमानत बुला करके जमानत दे देंगे कि आओ अब जमानत लो, जाओ अब कर लो चुनाव प्रचार जितना करना, मशीनरी हमारे हाथ में आ गई, जाओ जितना चुनाव प्रचार करना है करो। सारा खेल तो मशीनरी का चल रहा है ना इतने सालों से। नहीं, असली जो गेम प्लान है वो गेम प्लान ये है कि किसी तरीके से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद से एक बार डिसलॉज हो जाए, ठीक। बाकी सिस्टम सारा तैयार बैठा है, कितनी देर में रिपोर्ट बनेगी, कितनी देर में राष्ट्रपति शासन लगेगा, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ ए फ्यू आवर्स, वो तो तय मान के चलिएगा आप। लेकिन ममता को ही गिरफ्तार करे ना फॉर द टाइम बिंग, वो इस्तीफा देती है कि नहीं देती, राष्ट्रपति शासन तक की बहुत बीच का समय है। लेकिन जो ये बेंच में जिस बेंच में केस लगा है उसको देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि कल वहां पर क्या क्या होता है, वो देखना बड़ा जरूरी है। कल पूरा संविधान बताया जाएगा, आपको याद रखिएगा संविधान में मुख्यमंत्री के क्या दायित्व होते हैं, स्टेट का लैंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, मशीनरी कैसे काम, पूरा का पूरा पता लगेगा कल आपको। मेरी रिक्वेस्ट आप सुनिएगा उसको पूरे को, मैं तो सुनूंगा ही, आपको भी सुनना चाहिए। नहीं, अब थोड़ा और तकनीकी पे आ जाते हैं, तकनीकी मसले नॉर्मली नहीं चर्चा में लोग सुनना चाहते, लेकिन आ जाते हैं। ये ईडी के मौलिक अधिकार थोड़ा मैं भी समझना चाह रहा था, मैं नहीं समझ पाया। मैं जानता था, मैं तो यही जानता था कि आशीष चित्रांशी के मौलिक अधिकार हैं, हेमंत अत्री के हैं, नरेंद्र मोदी के मौलिक अधिकार हैं, या जितने भी हैं, वो जिनका थरिया लोटा सब, आशु मिश्रा ने गाना में बताया था ना कि थारी लोटा सब चला गया, जो हवाई चप्पल में बोरा उठा रहा है, बंसीधर बोरा उठा रहा है, वो सबके मौलिक अधिकार हैं। गांव में बैठा किसान, नौजवान लाठी खाता, सबके मौलिक अधिकार। ये संविधान में शायद हम नहीं समझ पाए संविधान को, क्योंकि मैंने डीडी बसु और सुभाष कश्यप को पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन लोगों को पढ़ा ही नहीं मैंने, रविशंकर प्रसाद और संबित पात्रा वगैरह का कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें किसी मतलब जो बाबा साहब का संविधान है, जितना हम समझ पाए, उसमें कहीं भी ईडी और सीबीआई के मौलिक अधिकार नहीं तय किए गए थे। उनके मौलिक अधिकार नहीं तय है कि ईडी के मौलिक अधिकार है, सीबीआई का मौलिक अधिकार है। उन पर अंकुश जरूर तय किए गए हैं, मतलब संविधान के तमाम जो टूल हैं, संवैधानिक टूल्स, उन टूल्स पर भी अंकुश जरूर लगाया गया है। अंकुश है कि वो कभी भी बिल्कुल मतलब अपनी मनमर्जी न कर पावे, तानाशाही प्रवृत्ति न उनके भीतर डेवलप होने पावे, ये अंकुश है। लेकिन मौलिक अधिकार तो उनके नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत इसकी सुनवाई कैसे हो सकती है, मैं ये जानना चाहता हूं। हम दोनों बहुत कानून के, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बैरिस्टर हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने पढ़ा है, तो मोटा मोटा तो समझना चाहते हैं। आशीष भाई, ये तो कल कोर्ट में ही पता लगेगा। अगर कोई डंका वकील इस बात पे और भी होता है कि आर्टिकल 32 में ईडी कैसे आ सकती है। आर्टिकल 32 में कोई इंडिविजुअल तो जा सकता है, कोई भी जांच एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन, वो आर्टिकल 32 में कैसे कवर होता है। और पूरा खेल समझिए क्या है। उस दिन भी हमने चर्चा की थी। 8 तारीख को ये घटनाक्रम हुआ शाम तक, और शाम को ही हमने शो किया जैसे ये सब खत्म हुआ। उस दौरान जब हमने कहा कि ईडी ऑलरेडी हाई कोर्ट में चली गई है, ध्यान होगा आपको। अब कोर्ट ने कहा कि कल 2:30 बजे हियरिंग करेंगे, ठीक, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। जैसे ही हाई कोर्ट में वो हंगामा वाला कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ, शोर शराबा, तो उसके बाद आज की तारीख लगी वहां 14 तारीख की, ठीक। तो ईडी ने 9 तारीख के बाद एक पल भी गवाया नहीं, सीधा का सीधा उसको आके मेंशन कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2 पिटीशन, एक नहीं 2। अगर आपको वहीं आना था तो हाई कोर्ट, अगर आपने आर्टिकल 32 इन्वोक करना था फिर तो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ जाते। सवाल वो नहीं है, सवाल है ये आफ्टर थॉट का। ये आफ्टर थॉट है कि कलकत्ता में शायद वो ना बन पाए बात। उस दिन भी हम जिक्र कर रहे थे कि कलकत्ता में वो बात ना बन पाए, इसलिए दिल्ली चलो। दिल्ली में तो आपको पता ही है फिर सारी चीज। इसलिए आज की हियरिंग की इंतजार किए बिना वेरी नेक्स्ट डे 9 तारीख को जब हियरिंग फिक्स हुई थी 2:30 बजे की, और वो नहीं हो पाई, उसी दिन शाम को आपने ध्यान किया होगा कि ईडी सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी आर्टिकल 32 के अंदर। और जो सरकार थी तृणमूल की, उसने भी इमीडिएटली कैविएट फाइल कर दिया था, ध्यान होगा आपको। ये तो 2 केस डाले हैं आज। बार बार जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू है, उन्होंने बार बार वहां कहा ही
अब मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे आप, तो वहां से विड्रॉ कर लेते। वहां भी डाल रखा है, यहां भी डाल रखा है। और कमाल देखिए, जैसे ही आज वहां पर एडजर्न हुआ केस, 3:45 बजे, 2:30 बजे शुरू हुई थी हियरिंग, पता है आपको, 3:45 बजे जैसे ही खत्म हुआ, आप लिस्ट देखिए, 3:50 के ऊपर आ गया कि कल इस बेंच में ये हियरिंग है। ये सामान्य नहीं आशीष भाई, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स। ये आर्टिकल 32 की विवेचना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा इनमें, ये हो आ गया आर्टिकल 32। अब तो आर्टिकल 32 उन्हीं का है। सवाल केवल इतना है कि क्या जो ऑपरेशन करना चाह रहे थे, क्या वो बंगाल के अंदर अब मुकम्मल हो जाएगा? कल की हियरिंग बहुत कुछ तय कर देगी, आने वाले समय में डेमोक्रेसी का स्वरूप और न्यायपालिका का भी स्वरूप। इतना क्रिटिकल केस है, मुख्यमंत्री एक स्टेट का इन्वॉल्व है, इसको 17 नंबर बेंच के पास जाना चाहिए था क्या? विशेषाधिकार है ये, मास्टर ऑफ रोस्टर का अधिकार है, वो किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन क्या ये होना चाहिए था? और आपने बाकी चीजें बताई दी, मुझे कुछ ज्यादा रिपीट करने की जरूरत है नहीं। कल का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इतना मैं कह सकता हूं। चलिए, लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होना, सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण मत बोलिए। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, बंगाल, ये बंगाल है, ये आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। बस इतना तय मान लीजिए आप। इसके बाद देखिए, फिर अगर यहां से बंगाल से उम्मीद टूट जाती है लोकतंत्र बचने की, तो फिर कोई और रास्ता नहीं है। अपोजिशन की बात रही, मैं अपोजिशन के लिए भी एक बात तो जरूर कहूंगा, क्योंकि बड़ा कई बार ना वीडियो जब कई बार करने का मन नहीं होता, मैं सही बताऊं, आज भी ये वीडियो करने के पहले हेमंत जी पूरी तैयारी कर लिए, तब मैं कहा अच्छा चलो कर लेते हैं, नहीं तो मन नहीं कर रहा था। मैं जो होता है, हम नॉर्मली जो बात करते हैं शो के बाहर भी, आप कभी हेमंत जी से पूछेंगे, मैं वही बात बैठ के भी बोल देता हूँ। मेरा मन नहीं था करने के लिए कि करें क्या। अपोजिशन की भी पार्टीज सब एक दूसरे पे ही छींटाकशी में कई बार लगती है। उनके लिए कई बार ये लगता है ना कि वाकई देश बचाना और लोकतंत्र बचाना किसी का मकसद नहीं, सब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबका मकसद है अस्तित्व बचाना। वो जो भी अपोजिशन की पार्टी, उनको लगता है कि हाँ वो पार्टी है, हमारी पार्टी किसी तरह बची रहे। यहाँ पे कांग्रेस को स्पेस दे देंगे तो हमारी पार्टी ना डाउन हो जाए, हमारा हमारा जो है मतदाता सरक ना जाए कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस को लगता है कि कहीं पर इनके साथ ज्यादा हम लिबरल हो जाएंगे तो हमारा बचा खुचा, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, वैसे ही एक लोटा पानी बचा, एक लोटा पानी भी ना चला जाए। ये अभी भी अब वो समय है जहां पर कहते ना कि देश रहेगा तब ना राजनीति करोगे भाई, देश रहेगा तब राजनीति करोगे, कोई भी हो। जब देश ही नहीं रहेगा, जब वो देख ही रहे हो आप, चीन के पॉलिटिकल पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, जब वो व्यवस्था हो जाएगी तो आपके पास ना लोटा रहेगा, ना लोटे में पानी रहेगा, सब चला जाएगा। फिर पॉलिटिक्स आप कर ही नहीं पाओगे, फिर वही पॉलिटिक्स सीख नहीं रहे हैं करोगे। वो। अरे भैया, वो उनसे वही सीखना है, उनके यहाँ 1 पार्टी रूल है। तो हाँ उनके साथ आप 2009 से लगातार ट्रेनिंग पे हो, तो हाँ। ठीक तो कर रहे हैं, वही इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपोजिशन करे क्या? उसके पास तो वही बच गया कि सर्वाइवल अपना बचा रहे, जान बची रहे, तो बाद सांस आएगा तो कुछ देख लेंगे। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से आप क्या सीख सकते हो, बताना मुझे एक बार। सिंगल पार्टी रूल, आप डेमोक्रेसी हो, क्या सीखोगे उनसे? वो तो आपसे 100 बार सीखे, आप उनसे क्या सीखोगे? मैं ही मैं हूं, वो तो अब भी है, अभी भी डंकापति, और तो कोई है नहीं। वो हनुमान जी को उड़ा देते हैं रस्सी बांध के। आपको ध्यान है, रावण ने बांध लिया था, जो हमने पढ़ा है, रावण ने बांध लिया था हनुमान जी को, फिर क्या हुआ रावण का? ये हनुमान जी को हवा में उड़ाए फिर रहे, रस्सी बांध के उसको धागे से उड़ा रहे हैं उसको, सोचिए आप। और सनातन त्रेता, मजबूत, कोई कोई भी बोल रहा हो तो कोई पूरे देश में कहीं आवाज तो हो। कहे तो कल कि इस देश में जितने रक्षक दल, सुरक्षा दल, सनातन रक्षक, हिंदू रक्षक घूम रहे हैं, किसी का मुंह नहीं खुला कि नरेंद्र मोदी आपने हमारे प्रभु अपमान किया है, उनको डोरम बांध के, रस्सी में बांध के, धागे में बांध के उड़ाओगे तुम, तुम्हारी इतनी थोड़ी हैसियत है। कोई नहीं बोला। वो जो करेंगे वो सही कर रहे होंगे, सही ही कर रहे होंगे, क्योंकि शंकराचार्य से भी वही ऊपर हैं। खैर चलिए, ये भी परीक्षा देख ही लेते हैं, कल परसों, मतलब कितना हो सकता है कल ही फैसला आ जाए,
मुझे लगता है कल ही आ जाना चाहिए, हो सकता है नहीं, फैसला आगे। इंटरिम ऑर्डर तो कल ही आएगा, इमीडिएटली आएगा। हाँ, वही करें, अंतरिम ओपन आदेश कोर्ट। कल आ जाएगा तो बस रास्ता सब साफ हो जाएगा। और इसके बाद सारा रास्ता साफ है, फिर तमिलनाडु केरला सारा रास्ता साफ है इसके बाद। और मैं खुद भी कह रहा हूं, इसके बाद अगर बंगाल में चला गया तो इसके बाद मैं तो कम से कम कार्यक्रम भले करता रहूं, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि अब तमिलनाडु में आखिरी परीक्षा है, ये तो मैं कतई नहीं कहूंगा। अब या केरला में है, बंगाल वाला था, बंगाल वाला आखिरी नहीं था, आखिरी से पहले वाला था, अब वो है। इतना तो मैं पक्का अपनी जुबान को रखूंगा। मैं यहीं पे बिल्कुल अड़ा हूं कि ये बंगाल आखिरी परीक्षा, इसके बाद फिर तमिलनाडु और केरल में आप रिजल्ट अभी से लिख के रख लीजिएगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। लाख जोड़ते रहिए कि तमिलनाडु में बीजेपी का वोट परसेंटेज तो इतना है, इतने पे कैसा हो जाएगा, इतना कैसे आएगा। सरकार भाजपा की होगी, सरकार भाजपा की होगी, भले भाजपा 5 विधायक हों, 10 विधायक हों, अगर बंगाल जीत लिया इन्होंने तो। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।